कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। जो भी इसमें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम केवल उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। तो जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उनको छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, आप यह बात अच्छे से जानते हैं। देश भर में जितने सारे एग्जाम होते हैं उनके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो वह है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सब कुछ तैयार हो जाता है। इसमें जो छोटी छोटी सी शब्दावली होती है, जो टर्मिनोलॉजी होती है, उन शब्दों का अर्थ भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अर्थात हम इन सब के बारे में जानकारियां कैसे हासिल कर सकते हैं? अतीत के बारे में जानकर। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, या फिर नाटक कौन से देखते थे, या कौन कौन से संगीत गाते थे। इन सब बातों के बारे में जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इनके अतीत के बारे में जानकर। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र फर्स्ट हम अभी आगे देखेंगे, जिसमें हम नर्मदा नदी देखेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक कौन होते हैं? जो घूम घूम कर चीजें इकट्ठा करते हैं, उन्हें हम संग्राहक कहते हैं। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अर्थात ये लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे? आसपास के जंगलों से ही फल इकट्ठा कर लेते थे, पौधों की जड़ों से भोजन प्राप्त कर लेते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी जानवरों का शिकार करके भी वो उन्हें भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। अब देखिए उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, जिसे हम अभी मैप में देखेंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। सबसे पहले कौन सी फसलें उपजाई गई? गेहूं और जौ जैसी फसलें। उन्होंने भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यहाँ किन की बात हो रही है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां हैं, जो वहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल। सबसे पहले चावल किस क्षेत्र में उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में स्थित क्षेत्र में सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो चलिए अब हम इन सब क्षेत्रों को मैप पर देखते हैं। यहाँ देखिए किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां, ये हमारा पाकिस्तान है। इसके ऊपर इसकी जो सीमा के बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर पड़ती हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। फिर देखिए गारो पहाड़ियां कहाँ हैं? ये असम के क्षेत्र में स्थित हैं गारो की पहाड़ियां। अब देखिए विंध्य पहाड़ियां, ये यहाँ है विंध्य पहाड़ियां, जो सतपुड़ा, ताप्ती नदी के आसपास का क्षेत्र है विंध्य पहाड़ियां। और इसके उत्तर में क्या उपजाया जाता था? अभी हमने देखा चावल। तो आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियां। तो चलिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। ये है यहाँ से सिंधु नदी, ये देखिए यहाँ से आती हुई सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदियां देखिए झेलम नदी, चिनाव, रावी और सतलुज और व्यास नदी।
ये इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां क्या होती हैं? जो नदियां आगे चलकर किसी एक नदी में मिल जाती हैं, वो उस नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं। तो अब हम गंगा नदी को देखते हैं। ये है हमारी गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां भी देख लीजिए, यमुना, चंबल और इधर से ये सोन नदी। ये किसकी सहायक नदियां हुई? गंगा नदी की। और गंगा नदी यहाँ से ब्रह्मपुत्र की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियों को हमने अभी देख लिया है। ये भी देख लिया है सहायक नदियां किन्हें कहते हैं, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कौन सी नदियों के किनारे की बात हो रही है यहाँ? सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, वो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे फली फूली थी। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2500 वर्ष पहले यहाँ नगरों का विकास हुआ था। हमने गंगा और इसकी सहायक नदियां ऊपर देख ली है और सोन नदी भी देख ली है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। जो गंगा के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। आपको पता ही है मगध राज्य के शक्तिशाली शासक अजातशत्रु, बिंबिसार, आगे चलकर मौर्य साम्राज्य भी इसी क्षेत्र में विकसित हुआ था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हो गई थी। उसी समय देश के अन्य हिस्सों में भी अनेक राज्यों की स्थापना होने लग गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो इस तरह हमने यहाँ देखा लोग यात्राएं किन किन कारणों से करते थे। तो मानचित्र के बारे में यहाँ कुछ अन्य जानकारी दी गई है, उसे भी पढ़ लेते हैं। दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में क्या क्या शामिल है देखिए। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिणी एशिया इन सब को दर्शाता है। दक्षिणी एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों में बटा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो हमने यहाँ क्या देखा, उपमहाद्वीप क्या किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या शामिल है। अब आगे चलते हैं। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन पकाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब देखते हैं हम देश के नाम के बारे में जो यहाँ दिया गया है। अपने देश के लिए हम पराई, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान को देखिए आप। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज और इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता रहा है।
तो हम इसे दोबारा से देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले कहाँ से आने वाले, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोज और इंदोज, और इस नदी के यानी सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि प्रदेश है उसे ही क्या कहा है, इंडिया। ये बिल्कुल याद रखिएगा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो यह एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है हमारा कि भरत नाम का प्रयोग हमारी किस प्राचीन कृति में मिलता है, ऋग्वेद में भी। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था, यानी आरंभ में भरत नाम का प्रयोग देश के लिए नहीं होता था, वो बाद में होने लगा था। तो हम आगे देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। यहाँ अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के दो तरीकों की चर्चा की गई है, एक तो पांडुलिपि से और दूसरी अभिलेख से। तो चलिए इसे डिटेल से देखते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहलाती हैं, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट, लैटिन शब्द मैनु जिसका अर्थ हाथ है से निकला है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट का क्या अर्थ हुआ, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। तो यह एक और क्वेश्चन है जिसे आप याद रखिएगा, ये किस पेड़ की छाल पर लिखी जाती हैं, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। ये देखिए ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ दिया गया है, आप इसको देखिए एक बार। ये है पांडुलिपि जो ताड़पत्र पर लिखी गई है। यह पांडुलिपि कब लिखी गई, 1000 वर्ष पहले। किताब बनाने के लिए एक ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को हमने यहाँ देख लिया है। आगे चलिए। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी हमें उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां हमें कहाँ मिलती हैं, ये हमें प्राय मंदिरों और विहारों में मिलती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो हमने यहाँ क्या देखा, पांडुलिपियों में किस किस की चर्चा मिलती है, मान्यताओं की, व्यवहार की, राजाओं के जीवन की, औषधि व विज्ञान की। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत किसकी भाषा थी, यह आम लोगों की भाषा थी, इसे आप याद रखिएगा। देखिए आगे अभिलेखों का वर्णन किया गया है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, यानी अतीत को जानने के एक अन्य स्रोत है अभिलेख। अभिलेख कहते किसे हैं, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए देखिए, प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, यानी इन अभिलेखों पर राजाओं जो हैं अपनी लड़ाइयों का विवरण भी दे दिया करते थे। यहाँ एक अभिलेख दिया गया है, इसे देखिए और इसके बारे में देखते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, और जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भाषा और लिपि में अंतर दिया हुआ है। हालांकि यह बहुत छोटा अंतर है, लेकिन आपको यह मालूम जरूर होना चाहिए, इसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते दिखते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों अथवा भाषाओं में। कौन कौन सी लिपि और भाषा में है, यह यूनानी और अरमाइक में। आगे देखिए,
इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, यानी पांडुलिपि और अभिलेख के अलावा भी अन्य वस्तुएं होती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, अर्थात पत्थर पर अभिलेख क्यों उत्कीर्ण किए जाते हैं? क्योंकि यह जल्दी नष्ट नहीं होता। धातु पर क्यों किए जाते हैं? क्योंकि यह भी जल्दी नष्ट नहीं होती। तो आइए एक बार ये मर्दभांड पर भी नजर डाल लेते हैं, जो एक प्राचीन नगर से प्राप्त मर्दभांड है। यह इसका प्रयोग कब होता था? 4700 वर्ष पूर्व, यानी ये हड़प्पा काल का मर्दभांड दिया गया है। और दाईं ओर देखिए एक पुराना चांदी का सिक्का है। इन सिक्कों का प्रयोग होता था 2500 वर्ष पूर्व। हमारे द्वारा आज वाले सिक्कों से यह भिन्न है। आप आसानी से इसका अंदेशा लगा सकते हैं कि यह आज के सिक्कों से बिल्कुल भिन्न है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत। इतिहासकार किसे कहते हैं? यह देखिए, जो अतीत का अध्ययन करता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है ये। जो अतीत का अध्ययन करे वही इतिहासकार है। और वो इतिहास को जानने के लिए किसका प्रयोग करता है? स्रोत का। वही क्या है? पांडुलिपियां, अभिलेख और जो पुरातत्व में सामग्री मिलती है। तो स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से तो हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ये हमने देख लिया। आगे देखिए, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है? एक बहुवचन के रूप में। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। और इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो हमने देखा कि आज की तरह अतीत में भी भेद विस्तृत तौर पर विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। यानी हम शासकों के बारे में आज इतना कुछ कैसे जान पाते हैं? क्योंकि वो इसका लेखा जोखा करवाते थे। लेकिन जो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, तो हमें उनके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी भी नहीं मिलती। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यानी जितनी भी इन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है वह केवल पुरातत्व के माध्यम से मिलती है। इसलिए इनके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना शेष है। तो चलिए हम समझते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के
जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। तो चलिए आगे इतिहास और तिथियों के संदर्भ में और जानकारी देखते हैं। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले क्या लिखा देखते हो, एडी यानी हिंदी में ईसवी। इसका क्या अर्थ है, यह एनो डोमिनो नामक दो लैटिन शब्दों से बना है जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी अक्षरों का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। यानी भारत में कब से प्रारंभ हुआ है ये प्रयोग, 200 वर्ष पूर्व से। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का भी प्रयोग हम देखते हैं जिसका तात्पर्य क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। अब कुछ अन्य जानकारी है, हम इसे भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग होता है। समय के साथ साथ अभिलेखों की जो भाषा और लिपि है वो भी बदलती रहती है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, जहां लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। तो यहाँ देखिए, ये वैज्ञानिकों ने इनकी लिपि को जानने का प्रयास करते हुए संकेतों को वर्णित किया है। यहाँ देखिए, शेर के लिए प्रयुक्त किया है एल, इस तरह के निशान के लिए एम, और यहाँ नीचे भी इसी तरह डिनोट किया गया है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था। यहाँ से ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में है। यह कस्बे का नाम आप याद रखिएगा। यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो उत्कीर्णित पत्थर मिला है इस पर 3 भाषाओं और लिपियों का प्रयोग है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया है कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिसे क्या कहते हैं, कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल में रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है। जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है, एल अक्षर किसके लिए था, शेर के लिए। ए अक्षर चिड़िया के लिए था। एक बार उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमने आज पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। तो चलिए फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं।